कंपैरिजन कि उसका लड़का देखो, उसकी बहन देखो या उसका भाई देखो, ये इतना आगे निकल गए हैं, ये कितना हार्मफुल है एक बच्चे के लिए। तो मुझे लगता है माता पिता और गुरु ये ऐसे लोग हैं जो कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। साला जिस माता पिता ने तुमको बड़ा करके यहाँ पहुंचाया, जो अपने जीवन को खत्म कर दिया तुम्हारे पीछे, अरे उसके इतना सा बोलने का अधिकार नहीं है क्या? मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको लंबे टाइम तक एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालना है इंडिया का, हाँ, तो आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे उसमें? गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं बच्चे या गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स बहुत कम है पहली बात तो, और है भी तो उनको फालतू काम ज़्यादा दे रखा है। अब कॉलेज का बच्चा जो होता है ना, बड़ा होशियार होता है ना। आप अगर उसके लिए कंटेंट दे रहे हो ना, तो वो बहुत सोच समझ के उस कंटेंट को लेता है। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया, मस्त। ओके सर, आपने हमें बहुत इंस्पायर किया है। अब मैं भी जेन्युइनली खुद भी आपसे पढ़ा हूँ, पूरा 3 सेमेस्टर मैंने आपसे पढ़ा है, और हमारे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के जो आपसे पढ़ते हैं मैथ्स, एंड यू जेन्युइनली टीच वेरी वेरी गुड। मतलब जो कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आते खुद क्लास में बैठकर, उसे हमें बाद में यूट्यूब पे जाके पढ़ना पड़ता है ताकि समझ आए। और हमें भी कोई चैनल चूज़ करना होता तो डेफिनेटली हम आपका ही करते थे, मैथ्स के लिए स्पेशली। कंटेंट बनाना और उस पे काम करना, लाइक मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी कंटेंट दूँ, और ख़ास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स टेक पे ज़्यादा फोकस करता है, तो सब्जेक्ट में थोड़े चैलेंजेस आते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं उसको अच्छा क्वालिटी कंटेंट दूँ, सो दैट कि मैथ्स को लेके उसको इशू ना आए। डेफिनेटली हमारे लिए तो बहुत इजी कर दिया आपने। तो मैं सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करूँगा। राइट। बचपन से टीचर बनने का सफ़र कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा, मस्त रहा। बहुत कुछ लाइक उतार चढ़ाव है जीवन में, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और स्कूलिंग जो है वो गांव में हुई है 5th तक, एंड देन उसके बाद फिर स्कूल में बोर्डिंग में पढ़ा मैं, क्योंकि फैमिली लाइक ग्रामीण परिवेश से थे, तो फैमिली बाहर भेजा मुझे पढ़ने के लिए, तो बोर्डिंग में रहा मैं और बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड देन उसके बाद फिर जब मैं कॉलेज में बीएससी करने, वहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट था, ज़्यादा गाइडेंस नहीं मिलता था, बट फिर मुझे लगता था कि मैथ्स मुझे सही लगती थी और मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट आता था, तो मैंने सोचा कि मैथ्स पे काम करना शुरू करता हूँ मैं। फिर मैं एमएससी करने के लिए उदयपुर आ गया, और वहाँ से फिर मेरी लाइफ चेंज हुई, एंड मैंने पढ़ाना शुरू किया। लाइक होम ट्यूशन्स लेता था मैं, क्योंकि लाइक एक्सपेंसेस मैनेज करने होते थे। ओके। अच्छा फीडबैक मिलता था कि नहीं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, और बच्चे सेटिस्फाई होते थे 9, 10, 11, 12 को। तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि मुझे टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए। तो कोई ऐसा मोमेंट था जब आपको रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे टीचर ही बन जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वो तब रियलाइज़ हुआ मुझे जब आप कोई काम करते हो और आपको एप्रिशिएशन मिलता है। जैसे आज माँ भी खाना बनाती है जी। और आप बोलते हो कि माँ आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तो एक मोटिवेशन मिलता है, माँ और कुछ नया और बनाती है, राइट। तो वही गुरु का भी यही है कि अगर गुरु जो है, अगर आप कोई पढ़ा रहा है और उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि यार आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, तो वही एक मेरे लिए था कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस फील्ड में हूँ, और मैं बच्चों के साथ इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी लाइफ को हम चेंज कर रहे हैं। तो लाइक अच्छा है ये डोमेन, और मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी आजकल टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं, और इसमें भी अपना करियर बना रहे हैं। क्योंकि एक समय था जब ये फील्ड में जाना कोई पसंद नहीं करता था, बट नाउ लोग आ रहे हैं, और इसमें भी लोगों को रेस्पेक्ट और फेम भी मिल रहा है। ओके। तो जब आपने डिसाइड किया कि अब मुझे टीचर बन जाना चाहिए, तो आपने क्या सोचा था कि मैं यूट्यूब पे बनूँ या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाऊँ? तो व्हाट वाज, मतलब क्या डिसीजन रहा आपका नहीं, उस टाइम ऐसा पे? कोई नहीं प्लान था, और जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया तब तो कोई यूट्यूब वर्ड था ही नहीं वहाँ पे, है ना। ओके। बट ये था कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, मैंने अपना एमएससी 2003 में किया, एंड देन स्टार्ट माई करियर इन 2025 इन इंजीनियरिंग कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो 2-3 साल 4 साल मैंने एक कॉलेज में पढ़ाया, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट कॉलेज में स्विच किया। उसके बाद 2011-12 में यूट्यूब ट्रेंड में आ गया था, तो मैं काफ़ी सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स देखता रहता था, वीडियोस देखता रहता था। मुझे बड़ा लगता था कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना है, राइट। तो वहीं से फिर मेरे दिमाग में आया था कि मुझे भी अपने कंटेंट को यूट्यूब पे अपलोड करना चाहिए। पर हम लोग मैथ्स के टीचर हैं, हमारा इतना टेक नहीं होता है कि टेक फ्रेंडली इतने हम लोग होते नहीं हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा टाइम लग गया। बट अगर आप मेरे यूट्यूब में देखोगे तो मैंने यूट्यूब जो है वो 2013 में अपना क्रिएट किया था, ओके। बट मैंने वीडियोस अपलोड करना 2018 में स्टार्ट किया। ओके। तो ये बीच का जो फेज़ था, उस टाइम पे बस वही था कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, पर मैंने सही टाइम पे फिर स्टार्ट किया। एंड 2016-17 के आसपास जियो का फ्री वाला आया था एक, है ना, हाँ कि हाँ हाँ, फ्री पीरियड। डेटा जी वाला। जी जी जी।
दैट टाइम मुझे लगा, क्योंकि उससे पहले डेटा बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था, तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे पढ़ाने में ठीक है, पर कौन देखेगा, बिकॉज इतना कॉस्टली डेटा है, राइट। तो फिर उस टाइम पे तो मुझे लगा कि नहीं, पर जब जियो ने फ्री किया डेटा तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ राइट टाइम टू स्टार्ट, है ना। तो फिर वहाँ से स्टार्ट किया। और एक वो भी था कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, बट उनको एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ना होता है, तो आप कितना ही पढ़ा लो, फिर वो बोलता है कि सर प्लीज़ 2 दिन पहले रिवाइज करा दो, है ना। तो वो जो रिवाइज करने वाला जो था ना, वो मैं लास्ट में 2 दिन में रिवाइज करा देता था बच्चों को। एक लाइक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एक साथ मेरे साथ आते थे क्लास में, और मैं लाइक कॉन्स्टेंटली 3 से 4 घंटे क्लास कंटिन्यूसली लेता था, एंड देन पूरा कोर्स कंप्लीट कराता था। और वही कंटेंट को मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है। तो लास्ट के 2 दिन में कितना कैसे कोर्स कवर कर सकते हो, वो स्ट्रेटजी मैंने अपने यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करके करी। सर शायद आपको पता नहीं है, पर अब एक रात में कवर किया जाता है ये चीज़। हाँ, और 2x में देखता है बच्चा, फिर भी बच्चा कंप्लेन करता है कि सर आप आपकी स्पीड बहुत फास्ट है। हाँ, ये आपके पास कमेंट आते हैं कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट है। पर मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है ना। आजकल उसको मालूम है कि भाई जितना समय से जल्दी जल्द कवर हो जाए, है ना। तो मेरी कोशिश है कि कितना कम टाइम में मैं स्टूडेंट्स को कंटेंट दूँ, वही मेरी अब कोशिश थी। ओके, तो आपने जब कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस करी कि एक यूट्यूब भी है, एक तरफ कोचिंग सेंटर भी है, तो मैं जाके कोचिंग सेंटर में पढ़ा लूँ? नहीं, मैं उल्टा किया। मैंने अपना कोचिंग सेंटर वाइंड अप किया था। मैं एक कोचिंग तो नहीं कहूँगा इसको मैं, क्योंकि मैं कोचिंग फील्ड से कभी ज़्यादा कनेक्ट रहा नहीं हूँ। ओके। हाँ, ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था, बट एज ए उसको कोचिंग वर्ड नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि हम लोग कोई ज़्यादा वो नहीं करते थे। सिर्फ जो स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होती थी उनको हम पढ़ा देते थे, और था हमारा सेटअप अच्छा खासा, काफ़ी सारे फैकल्टीज आके पढ़ाते थे, पर मैंने कभी उसको एज ए कोचिंग ट्रीट नहीं किया। और उसके बाद फिर मैंने जब एक कॉलेज में एज ए डायरेक्टर में गया, ओके। तो एज ए डायरेक्टर आप काम कर रहे हो तो आपको कोचिंग और इवर्ट से हटना पड़ता है, क्योंकि आप एक डिग्निटी पोस्ट पे जा रहे हो, है ना। तो फिर मैंने कोचिंग वाइंड अप किया, एंड देन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब, एंड फिर वहाँ से चीज़ें होना शुरू हुई। तो मैंने जब पढ़ाना चालू किया यूट्यूब पे, तब कोचिंग कुछ नहीं था, सिर्फ मैं कॉलेज में डायरेक्टर था और साथ में अपने यूट्यूब पे काम कर रहा था। ओके, तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि लाइक आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बताना होता है ताकि बच्चे इंजीनियरिंग के या फिर डिफरेंट फील्ड के उसको जल्दी से जल्दी ग्रैस्प मेरा कर सकें? ऑब्जेक्टिव यही होता है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को देखोगे तो कोई फालतू बात नहीं, सीधा चालू किया एंड एंड किया। तो आपने वही कभी सोचा है कि मैं थोड़ा आराम से पढ़ाऊँ, डिफरेंट चीज़ें और ज़्यादा कवर कर पाऊँ? नहीं, मुझे भी उस एंगल से नहीं, मुझे भी ऐसा नहीं लगा, और मुझे आज भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं भी किसी के वीडियोस देखता हूँ तो मुझे काम की बात चाहिए होती। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, जो कि मेरा समय ख़राब कर रहे होते हैं। ओके। तो क्योंकि आज का टाइम इतना लाइक इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि उतना ही कंटेंट देना चाहिए जितना स्टूडेंट्स को ज़रूरत है। और चीज़ों को स्लो पढ़ाओ या फास्ट पढ़ाओ, अगर आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और स्टूडेंट का ये तो इंजीनियरिंग में लेवल होता है कि वो समझ लेता है चीज़ों को। हाँ, ये तो है। हाँ। आपको सर क्या लगता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ से डरते हैं, उनका क्या कारण हो सकता है? मैथ्स को लेके डर का जो मेन रीज़न है, मुझे लगता है टीचिंग ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई टीचर अच्छा मिल गया तो प्रॉब्लम कभी सब्जेक्ट में नहीं होती है। मुझे लगता है बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। बस आपने अगर चीज़ों को समझाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सिंपल चीज़ें। मैं बताऊं कि मैं कभी मेरे गांव में भी जाता हूं, बच्चों को मैं मिलता हूं छोटे बच्चों से, तो बोलता हूं, बच्चा पेरेंट्स बोलता है कि इसको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूं उसको 1 घंटे दो, मैं उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सिखा देता हूँ विदिन 1 आवर। ओके। उस करना सीख जाता है। सिंपल से आप कुछ भी छोटे छोटे एग्जाम्पल से उसको सिखाओ कि तेरे पास 2 चॉकलेट्स है, मैं 3 और दूंगा तो कितनी हो जाएगी, अच्छा चल मैंने 2 और ले ली तो अब कितनी बच गई, ओके। लाइक तो 2 5 टाइम है तो कितना हो रहा है, अच्छा 2 5 10, राइट। सो प्रैक्टिकली यू कैन टीच एनीथिंग, बट वो अप्रोच को समझना ज़रूरी है। आजकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि जितने अब इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, राइट, और वहाँ पे इतने ज़्यादा लाइक टीचर्स भी हैं, पर वो इतने स्किल टीचर नहीं है। आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करोगे ना, तो प्राइवेट स्कूल्स में देखोगे तो टीचिंग को लेके थोड़ा सा फोकस कम रहता है, फालतू की चीज़ों का ज़्यादा रहता है। कोर टीचिंग जो है वो थोड़ी मिसिंग है। ओके। पहले कोर टीचिंग पे फोकस ज़्यादा हुआ करता था, अभी कम नज़र आता है। तो ये मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए और उसको चीज़ों को सही समझाया जाए तो मैथ्स कोई बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं, उसको समझाया जा सकता है। ओके, अगर मैं आपको एक दिन के लिए बोलूँ कि एक दिन ही मैं अगर आपको बोलूँ कि आपको लंबे टाइम तक एजुकेशन डिपार्टमेंट संभालना है इंडिया का, हाँ, तो आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे उसमें? मुझे लगता है चेंजेस जो चल रहा है वो बढ़िया है, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, चेंज तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या इम्प्रूवमेंट में ये कि जो टीचर्स हैं, खास करके हमारा मैक्सिमम स्टूडेंट्स आज गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं बच्चे, या गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं,
तो वहाँ पे क्या होता है कि टीचर्स बहुत कम है पहली बात तो, और है भी तो उनको फालतू काम ज़्यादा दे रखा है। अभी आप देखोगे तो अभी जनसंख्या का चल रहा है मामला कि जनगणना चलना स्टार्ट हो गई है, तो मैक्सिमम लोगों को उनमें ड्यूटी लगाई जा रही है। एक टीचर है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, पर उसको फालतू काम ज़्यादा दी, कभी उसको स्कॉलरशिप का काम दे दिया, कभी इसको किसका काम दे दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, वो मेहनत करके वहाँ पहुँचे हैं, पर उनका जो असली बेनिफिट है टीचिंग ना होके फालतू कामों में ज़्यादा नज़र आता है, राइट। तो ये चीज़ें मैं हटाऊंगा, और मुझे लगता है कि उनको कोर टीचिंग पे फोकस करना। और एक और होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट जो होता है वो इतना रेगुलर नहीं रहता है, कभी मतलब अवेयरनेस नहीं है। एक छोटे से गांव में भी जाओगे तो स्कूल चल रहा है, पर बच्चा पढ़ाई को लेकर इतना सिंसियर नहीं है कि भाई मामा की शादी में चला गया, बुआ की शादी में चला गया, फिर अचानक 2 दिन आता है, फिर वापस कहीं चला गया, तो टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार बच्चा ही मोटिवेटेड नहीं, मैं किसको पढ़ाऊँ, राइट। तो ये भी एक कारण है कि मुझे लगता है अगर स्टूडेंट्स मेहनत करे तो टीचर डबल मेहनत करता है उसके साथ। अगर स्टूडेंट ही रेगुलर नहीं है तो फिर तो अटेंडेंस को रेगुलर करना, बच्चों को थोड़ा सा उसके बारे में अवेयर करना कि क्यों उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। और टीचिंग को अनप्रोडक्टिव काम टीचर्स को अनप्रोडक्टिव काम दे के उनको काम की चीज़ों पे ज़्यादा काम करना, मुझे लगता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा किया जा सकता है। एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत चैलेंजेस हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर हायर एजुकेशन में तो पूरा बंटा हार बैठा हुआ है ना, कुछ नहीं हो रहा है। हायर एजुकेशन में आप देखोगे जो सरकारी कॉलेजेस हैं वहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं हैं। टीचर्स पढ़ाने वाले हैं तो उनको फालतू के काम ज़्यादा दे रखे हैं। मैं जिस कॉलेज में मैंने अपना MSc किया, जब मैं उस कॉलेज में कभी विजिट भी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि टीचर्स आराम से कुर्सियाँ लगा के बाहर गार्डन में बातें कर रहे हैं। रीज़न ये है कि बच्चा कॉलेज ही नहीं आता है। आजकल बच्चा सब कुछ यूट्यूब पे देख लेता है। हाँ, ये चीज़ तो है। तो अभी यही दिक्कत आ रही है ना कि अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है, लोगों को टीचर्स को हायर कर रखा है, बच्चा ही मोटिवेटेड नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर अटेंडेंस मैंडेटरी है। हाँ। नहीं आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, समथिंग कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। पर IITs NITs में देखो आप बिल्कुल रूल है। पर क्यों ये कॉलेजेस मेंटेन नहीं करते हैं? उनको भी लगता है ठीक है, मज़े है, क्या करना। तो ये चीज़ें बहुत सारी है जो कि काम करने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन बहुत सफ़र कर रहा है इंडिया में, और मुझे लगता है जब तक भारत का हायर एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तब तक हम रिसर्च इनोवेशन पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत दिक्कत है अभी। बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो जैसा आपने अभी मेरे से बात करते वक्त आपने बताया थोड़ा गाँव के बारे में, आपने काफ़ी प्रॉब्लम बताई, तो आपने वहाँ पे क्या नोटिस करा है रूरल एरियाज़ में कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को? प्रॉब्लम्स है यार, क्योंकि मुझे लगता है कि मेडिकल प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है ना। और मेडिकल में भी अगर प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाओ तो अब देखते हो कि कहीं घुस गए आप तो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि बेसिक नीड जो है वो मेडिकल है और एजुकेशन है। सरकार अगर इन दोनों पे ढंग से काम करना चालू कर दे तो मुझे लगता है भारत बहुत जल्दी और अच्छा ग्रो कर सकता है, फास्ट ग्रो कर सकता है। पर वो ये ना कि पॉलिसी थोड़ी अलग ही चलती है, तो उसके लेके चैलेंजेस रहते हैं। और जो बच्चा पढ़ना चाहता है, पेरेंट्स के बड़े ड्रीम होते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। मैं बहुत सारे बच्चों को मिलता हूँ, अभी जस्ट 10th और 12th के रिजल्ट्स आए जी, पेरेंट्स अपने बच्चों के मार्क्स शेयर कर रहे होते हैं कि मेरे बेटे के 90% बने हैं, 92% बने बायोलॉजी में। क्या बनाना भैया? डॉक्टर बनाना है। पर जैसे ही मेडिकल कॉलेज की वो जब तैयारी करने जाता नीट की तो उसकी एक अलग फ़ीस है। जैसे उसका नीट में सिलेक्शन हो गया और उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो भी वहाँ पे अच्छा खासा फीस है। अगर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो लगभग 1 करोड़ का फीस है 5 साल का। कैसे अफोर्ड करेगा वो? नहीं कर पाएगा। डॉक्टर बनना तो वही वाली बात है कि पैसे वाले बाप के बच्चे बनेंगे, गरीब का बच्चा तो बन ही नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है। तो वही है ना कि भाई एजुकेशन पे सबका अधिकार है, और मुझे लगता है कि इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सर आपने जब YouTube स्टार्ट किया था तो आपने कभी सोचा था कि आप इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे स्टूडेंट्स के बीच में? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, और मेरा कहीं ऑब्जेक्टिव ही नहीं था कि मैं इस पर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करूँगा। मेरा बस एक पैशन था कि मैं अपने कंटेंट को बना दूँ, और आज भी मेरा कोई ऐसा पैशन नहीं है कि मुझे कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना है। मैं चाहता हूँ कि जितने इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए कोई क्वालिटी कंटेंट दूँ और उनके लिए कुछ ऐसा कर पाऊँ सो दैट कि वो अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएँ। हम लोग एजुकेटर्स हैं, और एजुकेटर्स की परिभाषाएं नाउ अब चेंज हो रही है। कुछ लोग आजकल क्या है कि रील्स के ज़माने में रियल टीचर्स कम बचे हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कोर टीचिंग पे फोकस करें, और मैं हमेशा उसी पे करता हूँ। आपको थोड़ा कम दिखेगा, फिर भी मेरी टीम कभी कभी मुझे बोलती सर ये करो वो करो, तो मजबूरी में करना पड़ता है। मेरी बिल्कुल दिल की इच्छा नहीं होती, मुझे सिर्फ ये होता है कि मैं अपने कंटेंट पे काम करूँ, मैं क्या नया कंटेंट बना सकता हूँ,
कि और कितने अच्छे तरीके से बच्चों के लिए काम कर सकता हूँ, मैं उसे फोकस करता हूँ। ओके, तो सर आपको कभी ऐसा लगा कि आप फ्री एजुकेशन देने से अपनी फील्ड की वैल्यू कम कर रहे हो? नहीं, कोई फील्ड की वैल्यू नहीं है। मुझे लगता है फ्री एजुकेशन तो अधिकार है, इससे कोई वैल्यू कम नहीं होती, इससे तो बढ़ती है। आज मुझे बताओ कि मैं भारत के लगभग 15 से 20 IITs के अंदर एज ए स्पीकर जा चुका हूँ, लगभग 15 से 20 NIT में एज ए स्पीकर जा चुका हूँ, और बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि लोगों का सपना होता है IITs जाना, वहाँ पे जाके पढ़ना। और जब हमें पढ़ाता था कॉलेज के अंदर, तो हमारे को लगता था कि यार हम IITs में कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आए, और मैं अपने टीचिंग कैरियर में कभी IITs में कॉन्फ्रेंस भी अटेंड नहीं कर पाया। ओके। हम लोगों ने एक बार IIT की कॉन्फ्रेंस वो भी ऑनलाइन ली थी, राइट, तो भी उसका सर्टिफिकेट मिला था कि दिस कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज बाय दैट IITs, राइट। ओके। तो हमने वो सर्टिफिकेट, और यार IIT का कॉन्फ्रेंस का सर्टिफिकेट है, राइट। आज उन्हीं IITs को हम, वही IITs हमें बुलाते हैं। जैसे मैं अभी IIT BHU गया था, उससे पहले IIT रुड़की गया था, IIT गुवाहाटी गया, ओके। IIT जोधपुर, IIT इंदौर, IIT भुवनेश्वर। तो बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि वाकई में मैंने कुछ किया है। हो सकता है कि मैं रील वाला तो नहीं बन पाया, पर रियल टीचर तो ज़रूर बन गया। रियल टीचर्स डेफिनेटली सर, क्योंकि आपने इतने बच्चों को भला करा है, हम जैसे जो आपसे पढ़ के एक रात पहले पास हुए हैं। वही। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कॉलेज का बच्चा जो होता है ना, बड़ा होशियार होता है ना। आप अगर उसके लिए कंटेंट दे रहे हो ना, तो वो बहुत सोच समझ के उस कंटेंट को लेता है। क्लियर, उसको मालूम है कि मेरे लिए सही है कि नहीं। आज छोटे बच्चे के लिए कंटेंट बनाओगे ना, तो 2 मिनट में इन्फ्लुएंस हो जाता है वो। बड़े बच्चा बड़ा समझदार होता है, तो उसको लेके एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, वो अपना में एक चैलेंज था मेरे लिए। हाँ, ये तो है। हम भी सोच समझ के कि किससे पढ़ना है, कौन हमें जल्दी पढ़ा देगा, मल्टीपल वीडियोस ढूंढने के बाद एक इस पे आते हैं कि हाँ मुझे यहाँ से पढ़ना है, राइट। ओके। सो आपकी सर क्या एडवाइस रहेगी उन बच्चों को जो एवरेज हैं, या फिर मैं बोलूँ बैक बेंचर्स हैं, जो हम जैसे जो एक रात पहले ही जेन्युइनली पढ़ते हैं? मुझे लगता है कि जो लाइफ में आगे बढ़ता है वो बैक बेंचर और एवरेज ही होता है। टॉपर्स कभी ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है ना। वो मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने, मैं भी अपने आप को एवरेज ही मानता हूँ, और मैं कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं था, इस वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अगर मैं भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता ना, तो हो सकता मैं किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा रहा होता, या मुझे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाती। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उसको फटाफट सक्सेस मिल जाएगी, वो सोचेगा नहीं ना दूसरे के बारे में। और जो स्ट्रगल करता है, जो थोड़ा सा एवरेज होता है, वो हमेशा लड़ता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। उस करने के चक्कर में बड़ा कर जाता है वो। आप किसी की अच्छे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ देखोगे, वो एवरेज ही रहे अपने स्टूडेंट लाइफ में। ओके। तो सर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से भी प्रॉब्लम होती है, वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन फेस करते हैं अलग अलग फील्ड में, राइट। तो वो कैसे डील करें उसको? देखो, डिस्ट्रैक्शंस को डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आपको एक ड्रीम बनाना पड़ेगा कि लाइफ में एग्जैक्टली आप करना क्या चाहते हो। अगर आपने वो सोच लिया और उसके प्रति आपने काम करना शुरू कर दिया, तो डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। देखो, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे भी होता है कि भी हम लोग इंस्टाग्राम पे बैठ गए तो चल ही रहा है, या यूट्यूब पे चल रहा है तो चल ही रहा है, लिंक्डइन पे बैठे हैं तो चल ही रहा है, राइट। फिर एक वो होता है कि दिमाग में अरे यार टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ और करने की ज़रूरत है। तो आपको अलार्म अपने आप में होना चाहिए कि भाई यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है। तो ये वक्त के साथ होता है। पर क्या होता है कि अगर आपने कोई टारगेट बना रखा है, जैसे आज आप मेरे साथ बात कर रहे हो, आपका टारगेट है कि यार मुझे ये काम करना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। जब आप फ्री बैठे हो तब आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा। तो मुझे लगता है आप अपने आप को इतना बिजी कर दो कि इन कामों के लिए टाइम ही नहीं बचे आपके पास। तो अब अभी आप एक आदमी फ्री बैठा हुआ है, अब वो फालतू के 10 काम कर रहा है, तो यार करेगा वो, क्योंकि उसके पास काम नहीं है। तो वो डिस्ट्रैक्शन क्या 50 चीज़ें आएगी उसके मन में। तो वही है, लेकिन जो इंसान बिजी है वो, उसके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जो फ्री है उसके पास दुनिया भर का डिस्ट्रैक्शन है। ओके। तो सर कोई स्टूडेंट जो कॉन्स्टेंटली फेलियर फेस कर रहा है या फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो वो क्या माइंडसेट अपना रखे? देखो, आप अगर फेलियर हो रहे हो तो आप भाग्यशाली हो, क्योंकि जितना ज़्यादा फेलियर है उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि क्या तरीके हैं जिससे आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो। तो आपको, मुझे लगता है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि बाहर कोई आपने एक पेड़ बो रखा है, और उसने जितना तूफान झेला है, जितनी गर्मी झेली है, जितनी बारिश झेली है, उतना ज़्यादा मजबूत होता है। तो अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या फेलियर्स आ रहे हैं ना, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझो कि जीवन में कुछ तो अच्छा करोगे। थोड़ा वक्त लग रहा है, बस ये सोचने की आवश्यकता है। मेरी लाइफ में भी आज मुझे बताओ कि मैंने अपना 2003 में MSc किया, 2005 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, अलग अलग कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया, 2018 में मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया, 2022-23 में लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, राइट। और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो यार वक्त तो लगता है, हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स को फेस किया है, तभी तो हमें पता पड़ा कि अच्छा यार मेरे लिए ये सही है। आज मुझे बताओ, जो आप टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगा रखी है आपने, और लाइटिंग और कैमरा सब लगा रखा है, आपको क्या लगता है ये एक दिन में बन गया?
नहीं, कितने फेलियर्स झेले होंगे, बहुत सारे। हर एक पार्ट के लिए कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, तभी तो ये सब कुछ बन के आया है। अगर नहीं फेलियर होता तो आज ये बनता क्या? अगर आदमी सोचता कि यार नहीं, मेरे को तो फेल नहीं होना है, मेरे को तो नहीं बनाना, छोड़े, मेरे को नहीं करना, तो क्या ये सब चीज़ें आज होती? नहीं, तो यार अच्छा है ना, आया ना, फेलियर आने दो ना, क्या इवन कल को बेटर होगा तो आज से बेटर ही चीज़ वो भी हमारे निकल के आएगी। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है फेलियर जिस इंसान को ज़्यादा मिलता है वो उतना ज़्यादा अच्छा कोच बन सकता है। आज जितने भी सक्सेसफुल कोचेस हैं वो वही है जो थोड़े से लाइफ में स्ट्रगल किए हैं। जो लोग लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर गए ना वो कभी अच्छे कोच नहीं बन पाए। और टीचर भी मुझे लगता है इसी टाइप के होते हैं, जो आज मैं अपने एक्सपीरियंस को सुना रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको फेस किया है। ये तो है, इसी से मैं अग्री करूँगा टोटली। एग्जैक्टली। हम भी अगर कोई वीडियो डालते हैं जब वो नहीं चलती या कोई भी रील नहीं चलती, तब हमें पता चलता है अच्छा ये क्यों नहीं चली, तो हमें ये नहीं करना अब। एग्जैक्टली। तो उसी से हम सीखते फिर बेटर करने की कोशिश करते मुझे लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट्स को फेलियर आ रहा है तो उसको डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, बस उसको एक इनर मोटिवेशन डेवलप करना है कि यार लाइफ में इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। आज आप जिम भी जा रहे हो, तो आप अपनी पहले स्ट्रेंथ डेवलप करते हो, फिर आप अपना वेट बढ़ाते हो, राइट। ऐसा नहीं कि एक दिन में वेट बढ़ जाएगा, भाई दिक्कत आएगी, टाइम लगेगा, शुरू में दिक्कतें आएगी, पेन आएगा, बट हो जाएगा। तो सर हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, आप क्या कहेंगे, मैथ्स में क्या ज़रूरी है? मुझे लगता है स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क दोनों ही ज़रूरी है ना, क्योंकि स्मार्ट वर्क एक टाइम तक काम करता है पर साथ साथ में आपका हार्ड वर्क भी होना चाहिए। आज मैं आपसे बोलूँ कि बेटा ये ट्रिक है, इसको ऐसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, पर उसके पीछे के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो आपको हार्डवर्क के थ्रू ही आएगा। लाइक आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा, राइट। वो आपका हार्डवर्क है। जैसे आज आपने ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल करी है, ये आपका स्मार्ट वर्क है, पर उसके पीछे आपने हार्डवर्क किया, इतना सब सेटअप खरीदा, देन आपने एक एक चीज़ को देखा कि यार कौन सा लाइट ठीक रहेगा, किधर क्या रहेगा। तो हार्डवर्क के साथ आपने स्मार्ट वर्क किया है, बिकॉज विदाउट दिस, मतलब दोनों में से कोई एक अगर है गड़बड़ तो भी दिक्कत है। दिक्कत बिल्कुल है। यस। ओके, तो सर ऐसी एक मिस्टेक के बारे में बताइए जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं। मुझे लगता है स्टूडेंट्स भूल जाता है कि 11th-12th में वो क्या माइंडसेट रखता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th तक मोटिवेटेड रहते हैं और उनके पेरेंट्स उनको सपने दिखाते हैं कि बेटा तू जीवन में बहुत अच्छा कर सकता है, पर जैसे ही वो कॉलेज में आता है ना तो वो अपने आप को बड़ा अंडर वैल्यूड समझता है कि यार मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कहाँ है यार, मैं इन लोगों के साथ रह रहा हूँ, मेरे जैसे ही तो हैं, इनको कुछ नहीं आ रहा तो मुझे क्या आ जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा। मुझे लगता है कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए और देखते रहने चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब आप अपने आप को वैल्यू देना बंद कर देते हो ना तो ऊपर वाला भी सोचता है कि यार किसको वैल्यू दे रहा हूँ जो खुद अपनी वैल्यू नहीं कर रहा है। तो अपनी वैल्यू खुद करना स्टार्ट करो। इवन सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंने भी इवन अपने कॉलेजेस में देखा है बच्चों को जो अच्छी रैंक लाए हैं 12th में 10th में अच्छे नंबर लाए हैं और वो उनकी बैक आ रही है। हाँ, लाइक होता है ना, भूल गया ना वो अपने आप को। हनुमान जी भी ऐसे ही हुआ था ना। हनुमान जी के साथ क्या हुआ था कि जब पैदा हुए तब उन्होंने सूरज को निगल लिया और फिर बाद में भूल गए अपनी। फिर जामवंत जी ने बताया कि तुम्हें क्या शक्तियाँ हैं, तो गुरु का काम ही है कि तुम्हारी शक्ति को जगाना और तुम्हें बताना कि तुम जीवन में क्या कर सकते हो। अच्छा, राइट। मुझे लगता है कि जब मैं एक छोटे से गांव से उठ के मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो जो बच्चा टैलेंटेड है वो लाइफ में पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। बस सबसे बड़ी दिक्कत है कि यार आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो। भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है ना, किसी प्लान के साथ भेजा है और उस प्लान को पहचानने की आवश्यकता है और आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है। आप अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, 11th-12th में बच्चा 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ता है, यहाँ कॉलेज में आने के बाद 1 घंटा भी नहीं पढ़ता है, आधा घंटा फिर कैसे करोगे? आप मुझे बताओ कि आपका सपना है कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट में कितने घंटे आपको जॉब करना पड़ेगा किसी कंपनी में? भाई 6-7 घंटे बैठना पड़ेगा आराम से। 7 घंटे जब आप बैठना है वहाँ पे, तो 7 घंटे आप खुद बैठ के मेहनत नहीं कर रहे तो कंपनी में क्या जॉब कर लोगे? अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, स्टार्टअप करने के लिए आपको 10 घंटे बैठना पड़ेगा ऑफिस में। ओके, 10 घंटे आप कॉलेज लाइफ में नहीं बैठ रहे हो तो कैसे कर लोगे? भाई आप कोई भी काम करोगे तो पहले उसके जोन में जाना पड़ेगा ना। आप जोन में नहीं जा रहे हो तो काम क्या कर लोगे? तो ये समझने की आवश्यकता है। तो सर आईआईटी या लाइफ ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है लाइफ के साथ आईआईटी, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है। आपको एक चीज़ बता दूं कि आजकल का बच्चा चकाचौंध में इतना खो गया कि अगर उसको आईआईटी मिल गया मतलब वो एक सक्सेस का पैरामीटर हो गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जीवन के हर एक स्टेप पे सफलता की परिभाषा परिवर्तित होती है। अगर आप 11th-12th में और आईआईटी जा रहे हो तो आपकी सफलता है, वो एक पड़ाव था। फिर आप आईआईटी आए, फिर आप आईआईटी होने के बाद जब आपको अच्छा प्लेसमेंट मिला, आपने अच्छा कुछ किया, वो एक दूसरा पड़ाव है। उसके बाद एक अच्छी वाइफ मिलना, एक अच्छा परिवार मिलना, वो भी आपका एक सफलता का पड़ाव है। उसके बाद फिर आपके अच्छे बच्चे होना,
आपके जीवन में सब बढ़िया होना, लाइक फैमिली का माहौल अच्छा होना, सपोर्ट होना, वो भी अच्छा एक पड़ाव है, सफलता का पड़ाव। उसके बाद आप एक अच्छे पेरेंट बन रहे हो, उसके बाद आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, वो भी एक सफलता का पड़ाव है। आप इनमें से किसी एक में भी गड़बड़ हो गए ना, आपकी लाइफ खत्म है। आपने आईआईटी कर लिया और वहां उल्टे सीधे काम कर रहे हो और ढंग से काम नहीं कर रहे हो, आपने कुछ गलत काम कर दिया, भैया खत्म, आप जीरो। राइट, आपने प्लेसमेंट अच्छा ले लिया, शादी किसी ऐसी से हो गई जो इसने आपका जीना हराम कर रखा है, भाई खत्म हो आप। नहीं हो पाया। शादी अच्छे से हो गई, बच्चा कुछ गड़बड़ निकल गया, कोई इशू आ गया, फिर आप असफल हो। तो लाइक सफलता की परिभाषा वक्त के साथ, आपकी उम्र के साथ परिवर्तित होती रहती है। ओके। आपको बस यही कहना चाह रहा हूं कि भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि हे भगवान, मैं जिस सीढ़ी पे खड़ा हो रहा ना, बस मुझे वहां पे खड़ा रखना और गिराने मत। अगर ये भावना रख ली ना, तो मुझे लगता है आपको सफलता मिलती रहेगी। तो कभी किसी छोटी सी चीज के लिए अचीवमेंट मिल जाए ना, तो पागल मत हो जाना, क्योंकि ये पागलपन तुम्हारे को गिरा देगा। आज मुझे भी लगता है यार, मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, मुझे भारत के इतने कॉलेजेस बुला रहे हैं, मैं ये हूँ, तो यार ये मेरी बेवकूफ़ी है। मुझे लगता है मुझे और ज़्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है। ये एक मेरा पड़ाव है जिसे मुझे एंजॉय करना है, बट दिस इज़ नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। मुझे आगे और आगे बढ़ना है। तो भगवान है और मुझे लगता है उसी की कृपा है, जिस दिन चाहेगा उस दिन मुझे पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, और जिस दिन चाहेगा वहाँ से मुझे कहाँ से कहाँ नीचे लेके चला जाएगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सो आपसे ही कहना चाहता हूँ कि हमेशा एक शक्ति है जो आपके साथ काम कर रही है, आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना है, और उसका श्रेय कभी, आप सफलता का श्रेय कभी आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके परिवार, अगर आपने दूसरों को श्रेय देना चालू कर दिया ना, तो आप जीवन में अच्छे इंसान हो, सफल इंसान हो। 10 घंटे पढ़ाई करना या 1 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करना, आप किस पे ज़्यादा महत्व देंगे? मुझे लगता है कि फोकस स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, बट 1 घंटा नहीं, थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए। 3 घंटे अगर मैं बोलूँ, 10 हाँ, तो 10 आवर पढ़ाई। फोकस स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप होता क्या, मैं खुद भी हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ। ओके। तो हॉस्टल लाइफ में हम एक उस जोन में रहते थे कि यार हाँ हम पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअली क्या होता, पंचायत ही चलती रहती है। 4 दोस्त आके मिल लिए, किताब लेके बैठे हुए हैं, लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, अरे यार आज तो रात को 12 बजे तक पढ़ा हूँ मैं, जबकि पढ़ा कुछ नहीं, टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ मैं। राइट, ओके। तो एक पढ़ाई का माहौल होना और एक पढ़ना, देयर इज अ डिफरेंस। राइट, ओके। तो फोकस स्टडी होना आवश्यक है, और ये तभी होगा जब आप अंदर से उसको जस्टिफाई करोगे कि यार वाकई में मैंने पढ़ाई करी है। एक इनर फीलिंग आनी चाहिए कि मैंने पढ़ा है। अगर वो फीलिंग आपको आ रही है तो देन, और गिल्ट भी आना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ओके। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो मुझे लगता है धीरे धीरे आप ट्रैक पे आ जाओगे। पर फोकस स्टडी होना बहुत आवश्यक है। बिना फोकस स्टडी तो आप, मुझे लगता है कि कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकता। ओके। तो सर, एआई के साथ साथ जैसे वो ग्रो कर रहा है, आपको लगता है कि टीचर्स एक टाइम पे आके रिप्लेस हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़माने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है। जब घर में टीवी आई थी तब लोगों ने अलग ही बोला था, अगर यार टीवी आ गई तो लोग बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। राइट, मोबाइल आया तो लोगों ने बोला कि यार मोबाइल आ जाएगा तो टेक्नोलॉजी आएगी तो ये हो जाएगा। उसके बाद व्हाट्सअप आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया। यार क्या होता है कि एआई या जितनी भी टेक्नोलॉजी आ सकती है, वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोगों का काम ईजी बना दे, पर लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकती वो। आज टीचर्स को तो क्या ही रिप्लेस कर देगी। मुझे लगता है एक बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, पर जो इमोशंस हैं, जो ह्यूमर है और जो टीचिंग पेडागोजी है, वो तो इंसान ही कर सकता है, वो एआई नहीं कर सकता है। क्लियर है, क्योंकि एआई को बनाने वाला भी इंसान ही है। तो वही है कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा बढ़ना भी लोगों के लिए नुकसानदेह वाली बात है। आज हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत कम होती जा रही है। हर चीज़ का सॉल्यूशन आज हम चैट जीपीटी पे कर रहे हैं या फिर गूगल पे कर रहे हैं। हमने अपना दिमाग लगाना बंद कर रखा है। हाँ। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप इंडिया में कुछ अच्छा रिसर्च या इनोवेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको तो हर चीज़ का सॉल्यूशन मिलने लग गया। आपने सोचना बंद कर दिया। जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है ना, वहीं तो आविष्कार होता है ना। जी। कह रहे, तो समस्या होगी तभी तो कुछ कर पाओगे। पर हम तो हल पहले देख लेते हैं तुरंत, सेकंड्स में। ये, और आजकल बच्चा इतना इम्पेशेंट हो रखा है। मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसको एक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्लास में ही चाहिए। सर इसका आंसर बताओ ना सर, कैसे करेंगे? मैंने कहा बेटा तो आप खुद से कर। सर बता दो ना सर क्या है सर। फिर बाद में वो देखेगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देगा, चैट जीपीटी कर लेगा। फिर बोलता है सर मैं क्वेश्चन देखता हूँ तो मेरे से होता नहीं है सर। तो ट्राई नहीं करा तो होगा कहाँ से? ओके। तो सर, आपने कभी किसी स्टूडेंट की लाइफ चेंज होते हुए देखा है? बहुत सारे लाइफ चेंज होते हैं। कोई आप शेयर करना चाहें किसी की स्टोरी? बहुत सारी स्टोरी यार, कोई एक स्टोरी तो नहीं बता सकता। हर दिन एक नई स्टोरी बनती है। आज मैं बताऊं कि IIT JEM 2026 का रिजल्ट आया है। हमारे लगभग 120 बच्चे हैं जो आज IIT और NIT में अपना MSc करने जाने वाले हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि आपने भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बोल रहे हैं कि आपने बीटेक कर रखा है।
इंजीनियरिंग फील्ड का बच्चा आईआईटी से एमएससी कर सकता है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, ये बहुत लेक ऑफ अवेयरनेस इसके बारे में, और मुझे लगता है कि बच्चों को इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी आपका फ्रेंड मेरे साथ आ रहा था तो मैंने उसको बोला इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो आगे? तो बोले सर अभी कुछ सोचा नहीं। मैंने कहा क्या करना चाहते हो? तो वही प्लेसमेंट चाहिए। तो प्लेसमेंट अभी इंजीनियरिंग में थोड़े चैलेंजेस हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो टीचर्स हैं जो कि 11th-12th या जेई पढ़ा रहे हैं वो मैक्सिमम एमएससी करते हैं, इंजीनियरिंग वाले होते हैं, फिर बाद में मैथ्स में या किसी फील्ड में चले जाते हैं। तो आईआईटी जेईई में एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस पे इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट बहुत अच्छा कर सकता है। ओके। है ना? अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईटी से मैथमेटिकल कंप्यूटिंग में एमएससी कर रहे हैं। तो जिसका टेक अच्छा है, जिसका मैथ्स अच्छा है, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ के अंदर। तो ये एक डोमेन है जो कि बहुत मिसिंग है। अभी हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो छोटे से गांव से थे। आज एक बच्चा ऐसा है जो कि बीएससी करा सरकारी कॉलेज में, आज आईआईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहा है। जो सपना था उसका कि मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, लोगों को सपना होता है, वहाँ पर जाके अपना एमएससी कर रहा है। आईआईटी दिल्ली से कर रहा है, आईआईटी गुवाहाटी से कर रहा है, आईआईटी मद्रास से कर रहा है, आईआईटी खड़गपुर से कर रहा है। लगता है कि हमने कुछ किया है लाइफ में। हमें बहुत, जब मैं किसी भी कॉलेज में जाता हूँ एज ए स्पीकर, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, इवन टीचर्स भी मिलते हैं कि सर हम आपके यूट्यूब वीडियोस देख के पढ़ाते हैं। तो हाँ, मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना एमएससी मैथ्स करते हैं, उसके बाद रिसर्च में चले जाते हैं, पीएचडी करते हैं, और फिर अचानक टीचिंग में आते हैं तो उनको देखना पड़ता है। ओके। तो देख के पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं भी लोगों की वीडियोस देखता हूँ। अगर मुझे कहीं नॉलेज इंप्रूव करना है तो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं जानता तो मैं किसी और के वीडियो भी देखता हूँ, रेफर करता हूँ। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुरु हूँ, और मैं अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करूँगा तो मैं लंबे समय तक नहीं रह सकता। टाइम के साथ आप भी पीछे हो जाओ। एग्जैक्टली। मैंने आपको बोला भी था कि मैं अभी आया हूँ तो पॉडकास्ट खत्म करने के बाद मैं बुक स्टोर जाऊँगा जहाँ मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है। डेफिनेटली। तो ये हम तो आज भी जब भी जाते हैं हम कम से कम 1500 की किताबें खरीदते हैं यार, कुछ पढ़ेंगे। ओके। तो सर ज़्यादा डेंजरस क्या है, फेलियर का डर या सक्सेस का प्रेशर? मुझे लगता है सक्सेस का प्रेशर और फेलियर का डर दोनों ही डेंजरस है। कभी कभी लोग सक्सेस मिल जाती है और उसको मेंटेन करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं कि यार मेरे को सक्सेस रिटेन करना है, सक्सेस रिटेन करना है। मुझे लगता है कि सफलताएं ऐसी चीज़ें जो कि अभी मैंने आपके सामने बोला था, अलग अलग पड़ाव में अलग अलग परिभाषाएं उसकी बदलती रहती है। तो आपको सफलताएं मिल रही है या आपको फेलियर्स मिल रहा है, तो आपको दोनों को एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि फेलियर एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर आपको आत्मचिंतन करने का टाइम मिलता है, आपको खुद के ऊपर काम करने का और आपकी आत्मा से कनेक्शन करने का एक समय मिलता है। आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट होते हो कि यार जब आदमी दुखी हो जाता है, जब आदमी व्यथित हो जाता है, तो अंदर ही अंदर वो खुद से बात कर रहा होता है कि यार मुझे क्या करना है जी। तो एक अच्छा समय है, और मुझे लगता है कि लाइफ में ऐसा समय आना चाहिए। आपके साथ ऐसा समय आना ज़रूरी है। अगर आपने फेलियर फेस नहीं किया ना तो फिर लाइफ में दिक्कतें आ सकती है, और जिस दिन बड़ा फेलियर आएगा उस दिन फिर आप उठ नहीं जाओगे। हाँ, और सफलता का जो प्रेशर होता है वो भी लोगों को डुबा देता है। क्योंकि यार आज मैं बताऊं कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, मेरे वीडियोस पे आज 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैं बोलूँ कि यार दूसरे लोग तो अपना घर दिखा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो उनके चैनल पे इतने, यार मेरे तो इतने कम क्यों हैं? मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को ये फ़र्क पड़ता है कि मैं कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ। कोई आदमी घर दिखा के क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है मुझे मालूम नहीं, पर मेरी वजह से तो बच्चों के एग्जाम्स निकल रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। तो आपकी सफलता का जो पैमाना है वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं आपकी सक्सेस से। और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा कि लाइफ में कुछ भी आप करो, चाहे सफलता हासिल हो, चाहे फेलियर्स हासिल हो, आपको एक मोटिवेशन कहीं से ढूंढना पड़ेगा, सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा। और वो तभी मिलेगा जब आप लोगों के लिए कुछ करना शुरू करेंगे। आप या तो कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाइए, या फिर किसी हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करिए, या जहाँ भी आपको लगता है कुछ न कुछ सेवा का भाव रखिए। जिस दिन आप लोगों के लिए सेवा करना स्टार्ट करोगे ना, आपको बहुत कुछ मोटिवेशन मिलेगा। आपको लगेगा कि यार भगवान ने मुझे किस पर्पस से भेजा है। हम लोग क्या करते हैं कि हम हमेशा लेने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि एक मोबाइल होता है ना, उसको भी क्या होता है कि एक टाइम पे चार्ज की ज़रूरत पड़ती है जी। है ना। तो वही है कि हमारी सोल को भी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, और सोल तभी चार्ज होती है जब आप कुछ लोगों के लिए करना स्टार्ट करते हो। हम वो करना भूल जाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो सब लेने के लिए पैदा हुए हैं, अरे कुछ दे के भी तो जाओ। तो वो भाव होना ज़रूरी है। जब भी आपको मन में फ्रस्ट्रेशन आए, दुख आए, डिप्रेशन आए, यार ऐसा काम करना शुरू कर दो, अगले दिन मोटिवेशन आ जाएगा कि यार मेरे से ज़्यादा दुखी लोग इस दुनिया में, मेरा दुख तो कुछ है ही नहीं। तो वो वाली बात है।
ओके, तो सर कंपैरिजन कि उसका लड़का देखो, उसकी बहन देखो या उसका भाई देखो, ये इतना आगे निकल गए हैं, ये कितना हार्मफुल एक बच्चे के लिए? देखो, कंपैरिजन एक समय तक ठीक है आपको। जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर्स हूँ, राइट, मैं टीचिंग कर रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने जो फेलो टीचर्स हैं उनको देख के मुझे सीखना चाहिए। कंपैरिजन एक वक्त तक ठीक है कि हो रहा है, पर वो कंपैरिजन से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर दो, वो एक गलत है। ओके। मतलब होना चाहिए। देखो, लर्निंग जो होती है ना, पीयर लर्निंग बहुत मैटर करती है। आज मैं बताऊं कि एक क्लास है जिसके अंदर आईआईटीज़ की बात करी जाए, एक नॉर्मल कॉलेज की बात करी जाए। आईआईटीज़ में आईआईटी को आईआईटी कौन बनाता है? वहाँ का बच्चा बनाता है, न कि वहाँ के प्रोफेसर्स बनाते हैं। हाँ। और बच्चा किस लिए बनता है? क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को देखता है कि यार ये लोग करें तो मैं भी मेहनत करूँ। एक कंपटीशन की भावना आती है कि यार मुझे भी करना है। क्लियर है? तो ये कंपैरिजन की वजह से एक चीज़ें होती है और लोग आगे बढ़ते हैं। तो कंपैरिजन एक वक्त तक सही है, पर अगर वो आपकी चीज़ों को कम कर रहा है, आपको अगर बाई चांस डीवैल्यू कर रहा है, आपको डिप्रेस कर रहा है, तो फिर मत करो यार कंपैरिजन। फिर तो आप अपने भी काम करना स्टार्ट करो। नहीं, जैसे पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ कि ये देखो, तो उस टाइम बच्चा कैसे ही बोल पाएगा कि मत करो आप, ये क्या कर देखो, रहे एक हो? चीज़ बताना नहीं बोल पाते बच्चे। नहीं, सुनो, अभी क्या हो रहा है कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और मेरे माता पिता ने ऐसे ताने मुझे बहुत दिए हैं। क्लियर है? और बहुत सारा कंपैरिजन हुआ है, पर मुझे लगता है कि ये सही भी है और उसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा भी हूँ। हम तो टीचर थे, तो हमने तो 2-3 बच्चों को टिकाए भी हैं कॉलेज में, ओके। है ना? और आज भी मेरी क्लास के अंदर कोई बच्चा बदतमीजी करता है या कुछ फालतू की कमेंट लिखता है ना, तो मैं उसको आज भी बहुत भयंकर तरीके से डांटता हूँ। राइट? तो यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो होनी चाहिए, ज़रूरी भी है। आज कभी कभी जैसे मान लीजिए आप मुझसे मिले हो, अगर मैंने आपको किसी बात के लिए डांटा है, तो आपको एक सोचने के लिए बोलेगा कि यार वाकई में मैं कुछ गलत हूँ और मुझे काम करने की आवश्यकता है। शायद मैंने गलती करी है। एग्जैक्टली। तो अगर कहीं पेरेंट्स कुछ बात बोल रहे हैं, मुझे लगता है माता पिता और गुरु ये ऐसे लोग हैं जो कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते हैं। तुम पहली बात तो गलत क्यों ले रहे हो कि वो तुम्हारे लिए गलत बोल रहे हैं? अरे सही बात बोल रहे हैं भाई। तुम अगर लेट उठ रहे हो, तुम अगर मजे कर रहे हो, तुम कॉलेज में आके फालतू काम कर रहे हो, तुम अगर दारू पी रहे हो, तुम कुछ एडिक्ट हो गए हो, और पेरेंट्स अगर किसी बात को बोलता है कि यार देखो बच्चा वो कैसा और तुम कैसे हो, क्या गलत है? साला जिस माता पिता ने तुमको बड़ा करके यहाँ पहुँचाया, जो अपने जीवन को ख़त्म कर दिया तुम्हारे पीछे, अरे उसके इतना सा बोलने का अधिकार नहीं है क्या? तो मुझे लगता है कि ये तो होना ही चाहिए और बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? अरे तुम जिस दिन माँ बाप बनोगे तब उस दिन तुम्हें पता पड़ेगा कि तुमने, अरे आज बताऊं, बच्चे के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं पेरेंट्स यार। मुझे लगता है साला जिंदगी में तुम उनके पैर के धो के पानी पियो ना तो भी कम है। कौन करता है? जाके देखो दूसरी कंट्रीज में कि बच्चों को किस तरह से पालते हैं और इंडिया में हम बच्चों को कैसे पालते हैं। मुझे लगता है जितना इमोशनली इंडिया में पेरेंट्स बच्चों के साथ कनेक्ट होता तो कोई नहीं होता यार। एक छोटा सा बच्चा देखो जो अपने माँ और बाप गले लगा के घूमते हैं, एयरपोर्ट पे जाके देखो आप कैसे बच्चों को रखते हैं, या कहीं छोटी जगह भी आप देखो, उसके लिए छोटी सी प्रॉब्लम माँ बाप की नींद उड़ा देती है। अरे उसको इतना बोलने का अधिकार नहीं है, उसकी बात को तुम लेके परेशान हो रहे हो। अरे ज़्यादा ईगो तक आ रहा है या ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, साला दूसरे से करो ना। पेरेंट्स से क्या करते हो? गुरु से क्या करते हो? उनका तो अधिकार है, वो तुम्हें 2 टिका भी दो तो सुन लेना चाहिए, माँ खा लेना चाहिए कि माँ मारो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इसी लायक हूँ। ओके, ये काफ़ी मतलब जनरली मैं सुनता नहीं हूँ ऐसी बात, लेकिन आपने बहुत जेन्युइनली अच्छी बात बोली है। सही है यार। हाँ। जिन पेरेंट्स ने अपने जिंदगी खफा दी आपके लिए, तुम उनकी बातों का बुरा मान रहे हो, शर्म आनी चाहिए। हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। ये तो है, कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। अरे क्या बात करो यार, माँ बाप जला देते हैं अपने आप को, पूरा खत्म कर देते हैं बच्चों के लिए। आज मेरे सपने अपने अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं, है ना। अगर ये बच्चा मेरी बात को सुन के अगर नाराज हो रहा है या ईगो लेके आ रहा है तो वो गलत है, उसको सोचना चाहिए। और जहाँ सही है वहाँ पे अप्रिशिएट करना, जहाँ गलत है वहाँ पे गलत बोलना, ये माता पिता और गुरु को दोनों का काम होता है और बोलना चाहिए। कोई गलत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं कि आपको बच्चे को प्रॉब्लम भी हो जाएगी तो पेरेंट्स खड़ा है, रात को 12 बजे भी उसको उठा के लेके जाएगा कि नहीं मेरा बेटा है। तो यार जब तुम्हारे लिए इतना कर सकता है तो तुम थोड़ी बात सुन नहीं सकते हो क्या? सुन सकते हैं बिल्कुल। सर लास्ट क्वेश्चन हमारा कि रील्स या शॉर्ट्स का एडिक्शन एक बच्चे का कितना डैमेज कर सकता है? कोई डैमेज तो नहीं कर सकता है, बट ये है कि देखो ट्रेंड्स हैं यार। इससे पहले फेसबुक चलता था, उससे पहले ऑरकुट चलता था, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इतना शॉर्ट्स तब टाइम कंजम्पशन नहीं होता था जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा इतना एक्सपेंसिव था, शायद कोई 6-6 घंटे 5-5 घंटे से नहीं करता स्क्रोलिंग था। नहीं करता था। बट बिल्कुल। आज
ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, आज का एडिक्शन ही है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि नए नए लोग निकल के आ रहे हैं ना, आजकल इतने इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं हाँ जो दिन भर यही काम कर रहे हैं, और हर इंसान अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ। और वाकई में कभी कभी मुझे लगता है कि यार क्या ही लोग बना देते हैं, मैं भी देखता हूँ कभी कभी, मुझे भी लगता है। पर ये कि आपको ठीक है, देखो कभी कभी देखना चाहिए, मैं उसके लिए मना ही नहीं करता हूँ कि इंस्टाग्राम देख रहे हो या लाइक शॉर्ट्स देख रहे हो या कुछ भी आप देख रहे हो, तो मुझे लगता है उससे सीखने की आवश्यकता है कि यार आप बेटर इससे क्या कर सकते हो और क्या बना सकते हो। बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में अपना करियर बना लिया। तो एडिक्शन तो नहीं कहूँगा, पर एक चीज़ की अति जो होती है वो हर जगह गलत होती है। अगर आप दारू भी पी रहे हो, ज़्यादा पी रहे हो तो गलत है। अगर आप सिगरेट भी पी रहे हो, ज़्यादा पी रहे हो तो गलत है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, एडिक्शन तो किसी भी रूप में परिभाषित किया जा सकता है, कोई रील ही नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग उल्टे सीधे काम करते, तुम्हारे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे होंगे जो उल्टे सीधे काम करते होंगे। तो अति अगर किसी चीज़ की कर रहे हैं तो गलत ही है, गलत ही है। ओके वो किसी प्रकार से हो सकती है। ओके, तो सर हमारा एक सेगमेंट होता है नोइंग द गेस्ट, जिसमें हम गेस्ट से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ओके सर, आप मूवीज़ वगैरह का शौक रखते हैं? बहुत देखता हूँ। तो कोई आपकी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे परिभाषाएं चेंज होती रहती है। फेवरेट ऐसा कोई वर्ड नहीं, पर हाँ लाइक हम तो यार देखो, मैं थोड़ा सा पुराना टाइप का इंसान हूँ, तो मुझे लाइक जो लाइक अमिताभ बच्चन जी हैं या जो पुराने हीरोज़ हैं बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक्टिंग में बहुत अच्छा काम किया। पर आजकल की जो मूवीज़ है ना, खास करके जो बॉलीवुड मूवी है, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा है कि मेरे को देखने की इच्छा नहीं होती है। ओके, तो फिर अब आजकल आप कौन सी मूवीज देखते हैं? आजकल जैसे मैं वेब सीरीज देखता हूँ, या फिर साउथ इंडियन मूवीज है, या बहुत सारे जैसे आज धुरंधर 1 भी है, 2 भी है, जो भी लेटेस्ट मूवी ऐसी जो किसी को इंस्पायरिंग स्टोरी है, ओके यार वो देखना पसंद करता हूँ। या इससे अच्छा मैं कोई डब मूवी देख लूंगा जो कि हॉलीवुड की मूवी होगी, जहाँ पे कोई स्टोरी होती है। अब आजकल की मूवी में फालतू की चीज़ ज़्यादा दिखाई जाती है कि आप अपने ऐसी मूवी ऐसी होनी चाहिए जो अपने बच्चे के साथ बैठ के आप देख पाओ। सके। और आजकल तो इतना वल्गर हो गया ना कि हर जगह एक एंगल ही चलता है, और गाली गलौज, और मुझे लगता है कि आदत तो इन मूवीज ने बिगाड़ रखा है लोगों को। साला हर छोटी बात पे सिगरेट पिएगा, भाई क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है ट्रू क्या दिखा रहा है? सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। छोरी के साथ घूम रहा है, पता नहीं कोई उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। भाई यही जीवन है क्या? साला कुछ तो अच्छा दिखा दो। जनरेशन को सबसे खराब तो साला मीडिया ने कर रखा है लोगों को। तो ये है कि चीज़ें इंस्पायरिंग होती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ठीक है, ये चीज़ भी होनी चाहिए, पर एक पर्टिकुलर उसका भी एक सेगमेंट होना चाहिए, एक होना चाहिए कि ठीक है यार, आजकल तो सब यही परोसा जा रहा है, ये तो है। तो वो गलत है। ओके, तो म्यूजिक वगैरह भी सुनते होंगे? हाँ, म्यूजिक मैं खुद बजाता हूँ, मैं डफली बजाता हूँ। मैंने एक क्लैप बॉक्स लिया है अभी, ओके तो क्लैप बॉक्स बजाना मैं सीख रहा हूँ। ओके, मैं ढोलक सीखा हूँ, और थोड़ा बहुत हारमोनियम आता है। क्या बात है सर। तो हाँ बिल्कुल। तो गाते भी हैं सर आप? हाँ मतलब ठीक है, गा लेते हैं, मतलब कराओके में हम लोग गाते हैं। कुछ 2 पंक्तियां फिर कुछ किसी गाने नहीं, ऐसा तो कोई गाना वाना नहीं है, पर हाँ ठीक है, लाइक गा सकते हैं। बिल्कुल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं इवन मेरी क्लास के अंदर भी बच्चों को सुनाता रहता हूँ, तो गाते रहते हैं। जैसे कि ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही, तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो कि अच्छी गा आवाज़ है। सकते हैं। हाँ नो डाउट अबाउट दैट। हाँ। ओके, तो कोई फेवरेट सिंगर, इसको सिंगर को आप सुनना पसंद करते हैं, यार इसके गाना है तो मैं सुनूंगा? यार मुझे तो सभी के गाने अच्छे लगते हैं, जो टच कर जाते हैं वो अच्छे हैं। कोई पर्टिकुलर सिंगर मेरा नहीं है कि, सिंगर ऐसे क्योंकि हमारे तो किशोर दा भी अच्छे गाते हैं, अरिजीत सिंह भाई अच्छा ही गाता गाते है, हैं, बिल्कुल। लाइक रहमान जी, तो उनके भी गाने बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी एक को बोलूँ कि यार ये अच्छा है। बायसनेस नहीं है कोई? बस नहीं, सब अच्छे लगते हैं। ओके, तो स्पोर्ट्स वगैरह का शौक? हाँ, मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ डेली 1 घंटा सुबह, हाँ 1 से 1.5 घंटा रोज का। आज भी खेल के आया हूँ। देखने में? देखने में तो ठीक है यार, हम IPL खेलते हैं, क्रिकेट देखता हूँ मैं, देखना तो पसंद कोई है। फेवरेट क्रिकेटर या टेबल टेनिस के प्लेयर या कुछ? नहीं, अब फेवरेट क्रिकेटर वही में बायसनेस तो नहीं कोई, सभी हाँ सब अच्छे खेलते ऐसे हैं। मत आप मुझे बोलो सर। बताओ कि यार आज ईशान किशन बहुत अच्छा खेल रहा है, अब उसका टाइम है। अभिषेक भी अच्छा खेलता है, इधर से देखो तो विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पंड्या भी अच्छा खेलता है। अब यह है कि हर एक का दिन ऐसा नहीं आता होता है। कि ये बैटिंग कर रहा है तो मैं देखूंगा, या आउट हो जाएगा तो फिर मैं अब नहीं देख रहा, या फिर ये बॉलिंग नहीं कर नहीं, रहा है तो ऐसा मैं कुछ देखूंगा? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं खाली उसको देखता हूँ कि हाँ टीम कैसा कर रही है, ओके। और वो टीम गेम है, तो मुझे लगता है टीम की परफॉर्मेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट होती है। आज मुझे बताओ, जसप्रीत बुमराह भी बहुत अच्छा बॉलर no है, doubt राइट? about that. तो उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी करता है वो, तो वो भी एक अच्छा बॉलर है। तो वही है ना कि हर प्लेयर में अपनी खास बात होती है कि, और वो अपना इम्पैक्ट दिखाता है वहाँ पे। तो मैचेस में देखता हूँ, और कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये। हाँ। ओके, तो सर बुक्स तो आप डेफिनेटली बहुत सारे रीड करते हैं, तो कुछ आप ऑडियंस वगैरह को कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे इस बुक से? आप यार पढ़ सकते भगवत हैं गीता तो। पढ़ो तुम, ठीक है? ओके भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और जब भी तुम परेशान हो ना, तो किताब पढ़ो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें।
कि ये जो सोल है ना, आज आप यहाँ आए हो। हम लोग क्या करते हैं कि इस दौड़ में, चकाचौंध में हम लोग भूल जाते हैं कि साला एक दिन जाना भी है, ठीक है। सामान पैक कर भी लोगे तो वो कुछ लेके जा नहीं पाओगे आप, है ना। तो मुझे लगता है उसको थोड़ा पढ़ोगे तो आपको रियल पता पड़ेगा कि तुम आए किस लिए हो, है ना। हम क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत सफलताएं हासिल करते हैं, हम लगते हैं कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। फिर उसके बाद हम इंसान को इंसान समझना बंद कर देते हैं, राइट। जैसे बहुत मैं दिल्ली में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे तो बहुत कुछ नज़र आता है ऐसा, राइट। पर हम लोग जो कुछ भावनाएं जिंदा है वो हमारे छोटे शहरों में जिंदा है और हम लोग चीज़ों को समझते हैं। यहाँ तो मुझे कुछ गलत एक्सपीरियंसेस यहाँ होते तो कुछ रहते है हैं, ही अलग बात। राइट। यूज़ एंड थ्रो वाली बात होती है। तो मुझे लगता है कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए और मैं पढ़ता रहता हूँ और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ज़रूर पढ़ो एक बार, लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब परेशान हो तब पढ़ते रहो, एक एक चैप्टर पढ़ो, मुझे थोड़ा ऐसा बहुत लगता पढ़ो। है कि आप उसको पढ़ोगे ना, और जब आप हर बार अलग अलग बार पढ़ोगे आपको अलग अलग कुछ ना कुछ मिलता, समझ वो तो आएगा, मिलता अलग ही अलग है मीनिंग समझ आएगा हर बार। बहुत। इवन हर जगह ऐसे ही होता है ना। आप मैं बताओ कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि तुम एग्जाम टाइम पे शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करो। जब आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते हो तो हर बार रिवीजन में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो किताबें तो ऐसी पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी यंग जनरेशन को ये बुक्स पढ़नी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने अपने बिजी शेड्यूल से अरे हमारे लिए टाइम बिल्कुल, निकाला। वी आर थैंक वेरी यू, वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं कि ये जो पॉडकास्ट मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया, तो एज ए स्टूडेंट मुझे बोला कि सर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं आपको बुला के बात करना चाहता हूँ। तो मुझे कहा कि चलो, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा तो मुझे जाना चाहिए। और मैं आप सभी ऑडियंस से ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में ईमानदारी से काम करिए और कोई नेगेटिव विचारधाराएं मन में मत रखिए। अपने पेरेंट्स जो अपने आपके माता पिता है, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अगर उनकी कोई छोटी बात आपको बुरी भी लग जाए तो उसको नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि वो जीवन में आपके लिए जो कर सकते हैं इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इवन तुम्हारी वाइफ भी नहीं करेगी, ना तुम्हारा भाई करेगा। और दूसरा है गुरु, जो आपकी सफलता पे हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। तो इन दोनों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए। और कोई भी नेगेटिव एडिक्शन, दारू या उल्टी सीधी कोई आप ले रहे हो चीज़ें, या कोई भी आपको एडिक्शन है, कोशिश करिए कि वो कम से कम हो, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए वैसे तो। और भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, मुझे लगता है इसकी इज्जत करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों से मिलिए जो हॉस्पिटल में जाके अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। भगवान ने किसी का पैर नहीं दिया, किसी का हाथ नहीं दिया, किसी का आँख नहीं दिए। आपको भगवान ने बिल्कुल सही बनाया, तो उसके प्रति थोड़ा कृतज्ञ रहिए और इस शरीर का ध्यान रखिए और हमेशा देने का भाव रखिए। इस दुनिया में आए हैं तो जब जिस दिन आपको 4 जने उठा के जाएंगे ना, उस दिन ये समझ लेना कि लोग को वो आपने दिया क्या है, क्या एग्जैक्टली आप दे के गए हो यहाँ पे, और किस वजह से आपको जाना जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप यहाँ से जाते हो तो 4 दिन माला चढ़ती है, 5वें दिन सब लोग भूल जाते हैं। आज रतन टाटा या जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, मुझे लगता है आज लोग उनको जानते हैं और उनके प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। तो ये भाव आप रखिए। और रही बात मेहनत की और उसके रिजल्ट्स की, हो सकता है आपकी मेहनत है पर आपका रिजल्ट अगर टाइम पे नहीं आ रहा है, पेशेंस रखिए, वक्त आपका भी आएगा। बस थोड़ा सा ध्यान और पेशेंस की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।